तो साहित्य दर्पण के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज जो हम कक्षा निमित्त प्रस्तुत हैं, वह आप जैसा कि पहले से जानते हैं, एक रैपिड फॉर्म में होगा, क्योंकि जो जो हमारे पाठ्यक्रम में है उनको हम सरसरी निगाह से फास्टली देखेंगे और एक आउटलाइन तैयार करेंगे जो कि वस्तुतः इस ग्रंथ में है क्या, इस ग्रंथ को हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या महत्ता है, ये अभी हम चर्चा करेंगे पिछले अगले 30-40 मिनट में। उसके बाद हम मूल ग्रंथ पर आएंगे। तो आपके पास ग्रंथ होगा ही, इसलिए मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूं। आप जैसे कि देखते हैं, प्रथम ये साहित्य दर्पण की बात अगर करते हैं तो मोटे तौर पर आप जब भी काव्य शास्त्र के संदर्भ में चर्चा करना प्रारंभ करते हैं तो एक सामान्य परिपाटी जो साहित्य के रूप में हमें दिखाई पड़ता है, उसके लिए हमें अलग अलग आचार्यों के ग्रंथों में प्राप्त होता है। साहित्य मीमांसा हो या उससे पहले आप चले जाएं शब्दार्थों से हेतु काव्यम जो कहा गया है उसको देखें। लेकिन फाइनली जो हम देखते हैं, साहित्य दर्पणकार जो है, साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ जो है, उनके ग्रंथ का नाम जब हम साहित्य दर्पण के रूप में देखते हैं तो वहीं से इसकी प्रसिद्धि हमें प्राप्त होती है। और जब भी हमें पूछा जाता है जो कि साहित्य पद का प्रयोग प्रथमतः किसने किया है, तो व्यापक अर्थों में साहित्य दर्पणकार ने किया है। हालांकि आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि रुय्यक जो रहे हैं साहित्य ग्रंथ जिनका रहा है, और उससे भी पूर्व वह चले जाएं तो भामह, अगर कालानुक्रम की दृष्टि से देखें तो भामह और बहुत बाद में आते हैं 11वीं के आसपास में। आप इधर रुय्यक को देखते हुए ये इनको साहित्य दर्पणकार को देखते हैं। तो कुल मिलाकर के हम पर नहीं जाते हैं, लेकिन एक क्रम में ध्यान रखेंगे साहित्य पद का जो प्रयोग है वो इनके द्वारा भी किया गया है। अब आप आगे आते हैं। अब पहला यह है कि इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य क्या है और हमें इसको किस तरह से अध्ययन करना चाहिए। तो अब एक हम देखें तो प्रथमतः आप ये देखते हैं कि 10 परिच्छेद हैं। आप काव्य 10 उल्लास हैं। तो क्या ये हैफिजार्ड मोड में ऐसे ही दे दिया गया या कोई विशेष इनका पहले से ध्येय देंगे, या इसके लिए आवश्यकता ही 10 परिच्छेद की रही है? तो मोटे तौर पर हम देखें तो आवश्यकता ही 10 परिच्छेद की रही है। आप जब अभी विषय वस्तु को देखने लगेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं 10 परिच्छेद में पर्याप्त हो जाता है। क्या ये भी कार ने 10 उल्लास में दिया था तो इन्होंने भी 10 परिच्छेद में दिया, अपने सभी विषय वस्तुओं को समेटते हुए। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आगे हम चलते हैं, देखते हैं। प्रथम परिच्छेद जो है उसमें आप अलग अलग विषय वस्तुओं को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले मंगलाचरण को देखते हैं। मंगलाचरण के बाद काव्य फल को देखते हैं, फिर काव्य लक्षण, फिर उसमें जो दोष हैं उनको देखा जाता है। काव्य के स्वरूप को देखते हैं, दोष का स्वरूप विवेचन किया जाता है, गुण का स्वरूप विवेचन किया जाता है। इसके साथ ही फिर देखते हैं द्वितीय परिच्छेद देखते हैं। द्वितीय परिच्छेद में मूल रूप से जो चर्चा की करते हैं, वाक्य के स्वरूप को करना प्रारंभ करते हैं। और क्यों ये करना प्रारंभ करते हैं? क्योंकि आपने पहले देखा था जो कि काव्य का जो लक्षण इन्होंने बताया था, काव्य के लक्षण का मुख्य अवयव है वाक्य, इसीलिए वाक्य का की चर्चा प्रारंभ करते हैं। साहित्य काव्य प्रकाश में देखते हैं जो कि तदोषु शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः पापी, ये जो आप देखते हैं, और उसी से आपको एक एक जितने भी
अंक है, ये सॉरी उल्लास है, उनको जो आप देखते हैं वही क्रम यहाँ भी है। यहाँ जो प्रारंभ करते हैं कि काव्य का लक्षण, तो उसमें वाक्य पद जो है, वाक्य शब्द जो है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और उसी को लेकर के द्वितीय जो परिच्छेद हम देख पाते हैं वह है, क्योंकि वाक्य क्या है और वाक्य क्या है हम चर्चा प्रारंभ करते हैं, और एक एक करके उसके संदर्भ में जितनी भी चर्चाएं हैं उनको हम देखते हैं। जैसे कि वाक्य क्या है, महावाक्य क्या है, पद क्या है, फिर पद के बाद अर्थ त्रिविधि जो आता है उसमें भी अभिधा लक्षणा व्यंजना देखते हैं। इसके साथ साथ तात्पर्यावृत्ति को देखते हैं। इसके बाद तृतीय परिच्छेद में हम आते हैं तो रस के रूप को देखते हैं, क्योंकि आपने क्या देखा था, जो कि काव्य क्या है, तो रसात्मक वाक्य जो है वही, वाक्य को पहले आपने देखा वाक्य क्या है, उसके बाद रसात्मक वाक्य कहा गया, तो पहले विशेष को बता दिया गया, फिर विशेषण को बताना था ना, तो उसके बाद आप देखते हैं जो कि रस क्या है, तो तृतीय परिच्छेद में आप रस की बात करते हैं। आप कंपेयर करिए, क्योंकि जब भी आप पढ़ते हैं तो दोनों को कंपेयर करिए तो आपको बहुत ही सहज रूप से ध्यान में रहेगा। जैसे कि आप इस तरह से अगर कहते हैं तो होता यह है कि वहां पर आपने देखा था क्या, चतुर्थ में जाकर के आप देखते हैं रस की बात, ठीक है, चतुर्थ में जाकर के रस की बात देखते हैं, लेकिन यहां पर अगर आप देखते हैं तो यहां पर तृतीय में देखते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा जो वहां पर आर्थी व्यंजना को बीच में रख दिया गया है, वहां पर आर्थी व्यंजना को बीच में लाया गया है तृतीय में, तो दोनों को कंपेयर आप करते चलिए। वहां पर भी मंगलाचरण आदि को देखते हैं प्रथम उल्लास में, यहाँ पर प्रथम परिच्छेद में, द्वितीय में वहां पर भी आप अर्थ को देखते हैं, यहाँ पर वाक्य को देखते हैं, तृतीय में वहां पर आरती व्यंजना को देखते हैं, जो कि जो आप अभिधा लक्षण व्यंजना जो देख रहे होते हैं द्वितीय में, उसी को एक्सटेंडेड फॉर्म वहां पर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आरती व्यंजना को वहां न देख करके यहीं पर रख दिया अर्थात अभिधा लक्षण व्यंजना आदि को। अब वहां पर आप पहुंचते हैं चतुर्थ में, तब जाकर के रस में आप रस के स्वरूप को, फिर जितने भी विभावादि व्यापार हैं इन सबको आप देखते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी विभावादि का रूप जो है, रस का प्रकाशनत्व जो है होता है, रस की जो अलौकिकता है, और ये सब वहां पर भी चतुर्थ उल्लास में दिखते हैं। उसके बाद विभावादि जो है, फिर नायक जो है, और नायक के जो भेद हैं, अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान देंगे, काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण में यहाँ पर आकर के अंतर हो जाता है। वहां पर आप विभावादि अनुभव जो कहा गया है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र संस्पत्ति जो वहां पर चर्चा कर लिया गया है, वहां पर सीधा ट्रैक चला जाता है और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आगे नहीं बढ़ते हैं ऐसे। यहाँ पर जो ही कहा गया विभावादि की बात की गई, तो विभाव क्या है, तो विभाव में आलंबन उद्दीपन की बात आ जाती है, फिर नायक की बात आ जाती है, फिर नायक आ जाते हैं, फिर नायक के जो 16 भेद हैं उनकी चर्चा करते हुए अलग अलग जो नायक हैं, धीरोदात्त आदि तो आपने देखा ही था। उसके बाद दृष्ट अनुकूल सठ जो है इनकी चर्चा करते हुए नायक के जो 48 भेद हैं इनकी चर्चा कर लेते हैं ये। और चर्चा करते हुए, क्योंकि अंतःपुर सहायक जो होते हैं नायक की, उनकी चर्चा हो जा रही है, आप लिंक बना करके रखिए कहां चर्चा प्रारंभ हो रही है, रस प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, और रस में ही आकर के विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र संस्पत्ति कहा जाएगा। तो विभाव जो आदि जो है उसको बताने के लिए विभाव अथवा फिर आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, तो फिर आलम्बन विभाव में नायक आदि,
फिर नायक आदि में पहले नायक, नायक के भेद, उसके बाद आदि, आदि पद में नायक के जो सहायक होते हैं आ जा रही है, जिसमें कि आप पीठ मर्द को देखते हैं, फिर श्रृंगार सहायक, उसमें भी नायक के जो सहायक होते हैं किन किन संदर्भों में सहायक होते हैं ये आप देखते हैं। तो श्रृंगार सहायक होगा, फिर आगे चल करके आप देखते हैं जो कि अंतःपुर सहायक होगा, श्रृंगार सहायक होगा, फिर ये चर्चा करेंगे तो कि कौन कौन होते हैं। फिर अंतःपुर सहायक होगा, दंड सहायक होगा, धर्म सहायक होगा, फिर उसके बाद दूत जो होते हैं, फिर दूत में देखते हैं। और आप ध्यान करिए जो कि दूत में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दूत के जो भेद देखे हैं, यहाँ पर भी आप दूत के भेद को देखेंगे, इसमें जो कि निश्चितार्थ आदि जो है इनको देखेंगे आप। फिर सात्विक नायक के जो गुण हैं, फिर विलास माधुर्य जो उतने गुण जो है ये विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाता है। अब नायक की चर्चा तो कर दी गई, फिर तो नायक नायिका की भी चर्चा होनी है। उसके बाद आप देखते हैं जो कि नायक की चर्चा के अनंतर वहीं पर नायिका की चर्चा प्रारंभ कर देते हैं। नायिका की चर्चा प्रारंभ होने के बाद फिर नायिका की जो सहायिका होती है उनकी चर्चा होती है। फिर उसके बाद जो नायिका के भेद जो हैं ये आप देखते हैं, जिसमें कि आप जो है जो कि भर्तृका, खंडिता आदि जो है इन सब की चर्चा होती है। इसके बाद आप के जो अलंकरण आदि जो हैं इनकी चर्चा देखते हैं, फिर भाव की चर्चा देखते हैं, हाव की चर्चा देखते हैं, फिर हे कांति आदि जो है इन सबकी चर्चा उसी के क्रम में आप देखते हैं। इस तरह करते हुए फिर आगे उनकी जो दूतियां हैं उनकी चर्चा देखते हैं। दूती के बाद जो अभी तक आपने विभाव को देखा है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आदृश्य निपत्ति, तो विभाव हो गया आलम्बन विभाव। आलम्बन विभाव के साथ ही साथ एक बात ध्यान रखिएगा जो कि नायक आदि की चर्चा के बाद, नायक नायिका आदि की चर्चा के बाद वह प्रतिनायक की चर्चा यहीं पर कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न बना है ऑब्जेक्टिव में कहीं पर रावण क्या है, तो रावण वहां पर प्रतिनायक जो है वो रामायण आदि से प्रश्न नहीं था, वो प्रश्न यहाँ से बनता है। प्रतिनायक ये आ जाता है जिसको विलेन कहते हैं, उसकी चर्चा आ जाती है। फिर उसके बाद आते हैं उद्दीपन विभाग, क्योंकि फिर उसके बाद आलम्बन में ही नायक नायिका, नायिका नायक के भेद, नायिका के भेद, नायक के सहायक, नायिका के सहायक, फिर उसके बाद प्रतिनायक ये भी उसी में आता है। उसके बाद उद्दीपन, तो आलम्बन उद्दीपन दोनों होना चाहिए ना, तो उद्दीपन को देखते हैं। उद्दीपन की चर्चा हो जाती है, उसके बाद आते हैं अनुभाव की चर्चा करते हैं, और अनुभाव में सात्विक जो अनुभाव आदि जो हैं इन सब की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। जितने भी हैं 33 जो आप संचारी भाव आदि को देखते हैं उन सब की सब चर्चा करते हुए स्थायी संचारी भाव, ये स्थायी भाव जो चर्चा करते हैं, स्थायी भाव के भेद जो है इनकी चर्चा करते हैं। इन सब को चर्चा करते हुए आप इधर आगे बढ़ते हैं, तो स्थायी भाव के लक्षण क्या हैं, फिर रस की बात आ जाती है, रस के भेद क्या हैं, श्रृंगार आदि जो अलग अलग हैं, फिर कामदशा आदि की चर्चा आ जाती है उसी में। उसके बाद ये श्रृंगार के भेद जो है उनकी चर्चा आ जाती है। उसके बाद ये जो रस हैं और उनके जो भेद हैं उनकी चर्चा आ जाती है। जैसे आपने देखा था जो कि हास्य, हास्य के भेद, पहले संभोग देखा, संभोग के भेद, वेद हास्य देखा, हास्य के भेद, करुण प्रलंब उनके भेद, रौद्र, रौद्र के भेद, ये जितने भी आप देखते हैं ये वीर आपने देखा था, तो दया वीर, शांति वीर आदि के भेद जो आदि सबको देखते हुए अब आगे बढ़ते हैं। और तो हो गया, आपने देखा था आलम्बन, उद्दीपन, उसमें फिर यहीं पर आप आ गए थे, तो रस को आपने देखना प्रारंभ किया था, रस चल रहा था, और इस रस में के क्रम में आप आ गए। तो फिर क्योंकि रसादि
की बात आ जाती है। रसादि में रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भाव शांति, भाव संधि, भाव सबलता, इन सबको आप देख लेते हैं। ये यहाँ तक तृतीय परिच्छेद, इसलिए तृतीय परिच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो जैसे विकास में तृतीय उल्लास जो है उतना महत्वपूर्ण आपको नहीं दिखता है, आप केवल एक कारिका पढ़ लेते हैं और उसको छोड़ करके भाग जाते हैं। तृतीय परिच्छेद को छोड़ ही नहीं सकते हैं आप। और इसके जड़ कहां से चल रहे हैं? जो आपने काव्य का जो लक्षण देखा प्रारंभ में, उस काव्य के लक्षण पर ही टिका हुआ है, ध्यान रखिएगा। जो कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम जो कहा गया है, उसी पर टिका हुआ है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ध्यान रखेंगे, पहले वाक्यम, उसके बाद काव्यम, क्योंकि इस काव्य के लक्षण में तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, काव्यम रसात्मकम वाक्यम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, क्योंकि अब ध्यान रखेंगे पहले वाक्य तब ना काव्य, ये ट्रिक ध्यान में रखेंगे तो कभी नहीं गलती होगी। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो वाक्य की चर्चा हमने कर लिया द्वितीय परिच्छेद में। तृतीय में काव्य की काव्य क्या है, तो काव्य में यहाँ पर ये सॉरी रसात्मक है, तो रसात्मक रस की बात करने लगे, रस की बात करने लगे तो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति आ जा रहा है। जो ही विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति आ रहा है, तो विभाव में कौन? आलम्बन उद्दीपन। आलम्बन में कौन? तो नायक जो है, नायक किस तरह का होगा, नायिका भेद किस तरह का होगा, नायक के सहचारी कौन कौन होंगे, फिर नायिका क्या है, नायिका के भेद, नायिका के सहचारी, उसके बाद क्या हो गई, तो प्रतिनायक तो होना जरूरी है, तो प्रतिनायक की चर्चा। तो विभाव में आलम्बन विभाव का हो गया, फिर उद्दीपन की चर्चा हो जाती है, उद्दीपन के बाद विभावानुभाव, अनुभाव की चर्चा हो जाती है, अनुभाव के बाद व्यभिचारी भाव की चर्चा होती है। अभी से पूरा चर्चा हो गया, तो रस का क्रम चल रहा था, तो फिर अब रस पर आ गए, तो रस के भेद आदि की चर्चा हो जाती है, ठीक। तो उसी में स्थायी भाव आदि की चर्चा होती है, की चर्चा हो जाती है। और रसादि में रस, भाव, रसाभास, भावाभास आदि आ जाते हैं। अब इतनी जो चर्चा हो गई तो परिपूर्ण हो गया रस की बात, तो तृतीय अब किसकी चर्चा होगी? तो काव्य रस वाक्यम रसात्मकम काव्यम। देखिए, अगर आप सूत्र रूप में समझते रहेंगे तो कहीं भी कंफ्यूजन होना ही नहीं है, कहीं घबराएंगे ही नहीं। वस्तुतः होता है कि हम समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं, सीधा आया जो कि अच्छा पाठ्यक्रम में लगा हुआ है तृतीय परिच्छेद पढ़ते हैं। आपको तृतीय परिच्छेद तक हम पहुंचे कैसे? क्योंकि जब भी आप किसी ग्रंथ में आप जाते हैं तो एक अननोन नदी जो है उस तरह से आपको जाना होता है। किस तरह से? जैसे आप मान लीजिए गंगा जी में जाते हैं स्नान के लिए, आपको तैरना आता है फिर भी आप जाते हैं, तो गंगा जी में भी अलग अलग घाट, वहां पर आप जाते हैं तो अनिवार्य रूप से आपको किसी एक गुरु को लेकर के जाना चाहिए। गुरु मतलब कौन? जो पहले से उस घाट में प्रवेश किया हुआ है, क्योंकि वो आपको बताते हैं ये स्टेप है, यहाँ पर आप रखिए, इससे थोड़ा इधर चले जाएंगे तो बहुत गड्ढा है, या पहले खुदाई हुई होगी या कुछ हुआ होगा उस कारण से बहुत गड्ढा है, यहाँ पर मत जाइए आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी आप इतना ही सीढ़ी है, पैर इतना तक ही टिकाएंगे, या इसमें स्लिपी है, तो उसको आप इस तरह का रखेंगे। इससे आगे जाएंगे तो सीढ़ी नहीं है, या सीढ़ी दूर तक चल है, आप इतना तक पानी में जा पाएंगे, या उससे आगे जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा पानी मिलेगा। ये पूरी जानकारी वो देते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं देंगे तो आप भले तैरने वाले हैं, आप गए वहां पर सीधा जाकर के बहुत गड्ढा है, आप संभल भी नहीं पाएंगे, तैरने की तो बात छोड़ दीजिए आप। लेकिन अगर आपको पहले से गुरु कोई बताते रहते हैं यहाँ ऐसे ऐसे स्टेप रखेंगे, तो क्या होगा कि आप डूबेंगे नहीं, आप कहीं भी किसी भी स्थिति में घबराने से ज्यादा मौत होती है, घबराएंगे फिर आप चले जाएंगे अंदर, उससे ज्यादा समस्या होती है। तो ग्रंथ जो है, ग्रंथ में भी इसमें ये इसी तरह का है, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। अच्छा चलो, ये सबसे पहले आपने प्रारंभ किया प्रथम परिच्छेद, इसमें मंगलाचरण आदि आपने देख लिया,
उसके बाद द्वितीय परिचय वहीं पर आकर के प्रथम में ही सामान्य रूप से सभी में आप देखेंगे जो प्रथम में ही काव्य का लक्षण दे देते हैं। काव्य का लक्षण जो है दिया, फिर काव्य लक्षण को घटित करिए आप। तो काव्य लक्षण यहाँ पर साहित्य दर्पण में देखते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो पहले वाक्य को समझ निपट लीजिए और वाक्य के एक एक अंग की चर्चा करते हैं। फिर रसात्मक है तो रस के अंग उपांग की चर्चा द्वितीय में हो गई, तृतीय में तृतीय में हो गई। अब काव्यम ये पद आ रहा है, तो काव्य को देखते हैं तो चतुर्थ परिच्छेद में काव्य की बात आती है। अब फिर आप याद करिए काव्य प्रकाश को। काव्य प्रकाश में चतुर्थ में ही काव्य अर्थात रसध्वनि, ये उत्तम काव्य जो है उसकी बात करते हैं। यहां पर भी आप काव्य को देख ले रहे हैं, तो वहां क्या है कि रस, यहां पर रस को पहले क्लिडिफाई कर दिया और काव्य को अलग से चर्चा कर रहे हैं। उसमें क्या था, जो कि काव्य और रस दोनों को एक साथ लेकर के चलते हैं, अंतर यही है दोनों में। तो यहाँ पर काव्य की ध्वनि का अभिधा मूल ध्वनि, फिर लक्षणा मूल ध्वनि, जैसे वहां पर आपने चर्चा किया था उसी तरह यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद आगे इसमें चलते हैं जो कि शब्द शक्तुद्भव अर्थात उसके भेद जो जो वहां पर भी आपने देखा था, जो कि व्यंग्य के ध्वनि के जो भेद हैं वो आप यहाँ पर भी देखते हैं। इसके बाद चित्र काव्य अर्थात यहाँ पर केवल काव्य के भेद चतुर्थ में देकर खत्म कर देते हैं, उसमें बहुत ज्यादा नहीं चर्चा कर लेते हैं। फिर पंचम में आपने वहां पर देखा था गुणीभूत व्यंग्य, यहाँ पर पंचम में व्यंजना के स्वरूप को की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। वहां पर पंचम में गुणीभूत व्यंग्य की बात करते हैं, यहाँ पर पंचम में व्यंजना की बात करते हैं और अभिधा से व्यंजना कैसे अलग है। उसके बाद अभिधा लक्षणा, ये में अनुमान का जो प्रसंग आता है इसकी चर्चा करते हैं। बस इतना तक चर्चा यहाँ पर आ जाता है। व्यंग्य प्रसंग में अनुमान की जो बात आती है, इससे भी प्रश्न आपको कुछ दिखता है वो यहाँ दिया जाता है। तो यहाँ पर पंचम सामान्य रूप से आपने देखा। फिर छठे परिच्छेद में आते हैं तो काव्य के भेद आ जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर जगह पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। पंचम में काव्य कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए सामान्य रूप से क्या होता है, 1 2 3 4 पाठ्यक्रम में दिया जाता है, पांचवा पाठ्यक्रम में दिया जाता है, छठा पाठ्यक्रम में है। अरे बाबा 1 2 3 4 आपने पढ़ ही लिया तो पांचवा क्यों पढ़ेंगे आप? पांचवा में कुछ है ही नहीं, काव्य के भेद हैं, अनुमान के अंतर्भाव, अनुमान जो है उसकी चर्चा की गई है केवल। उसके बाद तो छठा आपको पढ़ना ही है। अगर आपने पांचवा नहीं पढ़ा तो छठा के खाक समझेंगे आप? तो आपको छठा भी पढ़ना ही, पांचवा ही पढ़ना ही पड़ेगा। पांचवा पढ़ लिए आते हैं। इसके बाद जब आप छठे में आते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इसकी तुलना आप कर सकते हैं, कोरिलेट अगर करना हो तो काव्य प्रकाश नहीं करेंगे आप। काव्य प्रकाश में आपको कोई भी मटेरियल नहीं मिलेगा इससे संदर्भित। दश रूपक और नाट्यशास्त्र, दश नाट्यशास्त्र का संक्षेपीकृत रूप दश रूपक, और उसका भी आप समझिए संक्षेपीकृत रूप आपको साहित्य दर्पण एक परिच्छेद पढ़ लेने से आपको काम चल जाता है। अब देखिए, हालांकि सब कुछ नहीं पता, सब कुछ नहीं होगा इसमें, तो केवल काव्य के, तो यहाँ पर काव्य के भेद में जब आते हैं तो प्रारंभ करते हैं रूपक से। रूपक किसको कहते हैं? तो काव्य के भेद में आते हैं तो पहले कहते हैं दृश्य और श्रव्य की चर्चा करते हैं। श्रव्य और दृश्य की चर्चा करने में फिर पहले दृश्य की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो दृश्य में रूपक क्या है, अभिनय क्या है, उपरूपक क्या है, नाटक के लक्षण क्या है। फिर उसके बाद नाटक में का लक्षण में आता है अंक आदि आता है ना, जो कि ये नाटकम ख्यात वृत्तम स्यात् पंच संधि समन्वितम आदि जो आता है। तो नाटक क्या है, फिर ये उसके बाद अंक क्या है, फिर गर्भांग क्या है, पूर्वरंग क्या है, और जितना भी टेक्निकल टर्म आपको मिलता है इसमें नाट्य से संदर्भित, लगभग सभी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे, जितने भी हों। वो रंग हो या नांदी की आवश्यकता है, नांदी का स्वरूप क्या है, फिर भारतीय वृत्ति आदि जो है, फिर आमुख है, प्रस्तावना, कथोद्घात, जितना भी आप देखेंगे, पता का स्थान, जितना भी टेक्निकल टर्म देखेंगे
वो सभी आपको इसके साथ ही साथ आपने रूपक में पढ़ा है था प्रारंभ में ही, जो कि वहां पर भी अवस्था और संधि और ये जितने भी अर्थ प्रकृति कार्यावस्था और संधि जो आपने अलग अलग देखा था, बीज बिंदु पताका प्रकृति कार्य, उसके बाद आरंभ यत्न प्राप्त्या साम्यता फलागम, फिर मुख प्रतिमुखादि जो देखा था, ये सभी आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। इतना ही नहीं, इसी में आपको उसके भेद प्रभेद, क्योंकि भेद प्रभेद इतना आप याद भी रखना कठिन हो जाता है, ये 10 रूपक में भी वैसे ही है और यहाँ पर भी ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि आप जो देखते हैं उसकी अर्थ प्रकृति, उसके बाद कार्यावस्था, उसके बाद जो देखते हैं जितना भी संधि है, तो संधि में आकर के अलग अलग उसके भेद प्रभेद जो आप 12-13 करके आप देखते हो पूरा आ जाता है, सबका उदाहरण के साथ बताते हैं वहां पर। तो इस कारण से थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ये आपको थोड़ा अटपटा भी लगता है कि इतना क्यों दे दिया गया है, लेकिन वो आपको ध्यान में किसी तरह से रखना होता है। ये पूरा आप करते, इसी कारण से छठा परिच्छेद बहुत ही जबरदस्त हो जाता है, बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं और लगभग हम इतना दावा कर सकते हैं क्योंकि शायद ही कोई साहित्य शास्त्री होगा जिसको कि समस्त जो लक्षण है और समस्त ये है वो रटे हुए हों, क्योंकि वो जो भी जिनसे भी आप सुनते हैं जो भी है वो महत्वपूर्ण तो तैयार कर लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन जितने भेद प्रभेद हैं न तो उनकी आवश्यकता बहुत अधिक होती है और न ही ये होता है। और जहाँ कहीं भी आपको फालतू में परेशान किया जाता है तो वो भी इससे परिचित से आपको किया जा सकता है, वो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में परेशान होते हैं या इनमें, तो ये देख सकते हैं। तो ये पूरा चर्चा चलता है, फिर उसी में आकर के आप जितने भी भेद प्रभेद हैं संधि के उनकी आप चर्चा करते हैं। तो चतुष्ट षष्ठी जो अंग हैं उनको आप देखते हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं तो वृत्ति की चर्चा होती है इसी में, जो कि आप जो देखते हैं कैसे की जो आदि जो है, और फिर उनके जो अंग हैं उनकी चर्चा यहाँ पर की जाती है, तो और भी थोड़ा ये लेंदी होता चला जाता है। ये पूरा करते हुए आप आगे बढ़ते हैं, जो कि फिर उसके बाद आलाप, आलाप के निर्देश जो हैं, फिर भाषा, फिर 36 लक्षण जो दिया गया है उनकी चर्चा होती है। फिर उसके बाद आकर के अक्षर संघात आदि जितने भी हैं सब की चर्चा करते हुए ये आगे आप बढ़ते हैं इसी में, इसी परिच्छेद में। और फिर जो रूपक तो अभी चर्चा हम कर रहे थे, क्योंकि अभी किसकी चल रही थी, रूपक में ही, रूपक में जितने नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायुग, समवकार, डिम जो है इन सब की चर्चा करते हैं। उसके बाद आगे बीती अंग, उनके जो अंग हैं, फिर नाटिका है, नाटिका की पूरे भेद चलते हैं। उसके बाद नाटिका सब की चर्चा हो जाने के बाद अभी तक तो दृश्य काव्य चल रहा था, अब श्रव्य काव्य। फिर श्रव्य काव्य में आप देखते हैं पद्य का लक्षण जो है, लक्षण जो है, फिर महाकाव्य, खंड काव्य, कोश, गद्य, कथा, आख्यायिका, चंपू, विरुद्ध, करभक, इन सब के भेद चलते हैं। तो कुल मिलाकर के आपने क्या समझा? छठा बहुत ही महत्वपूर्ण है, छठा बहुत ही लेंदी है, छठा ऐसा है जिसको कि आप जितना भी पढ़ेंगे आपके लिए कम ही होगा, और कभी भी आप शायद ही आकर के कह सकते हैं जो कि हमने 100% पढ़ लिया है, मुझे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी है ये। और अगर आपने छठा वास्तव में संपूर्ण समग्र रूप से देख लिया है तो नाट्य के क्षेत्र में आपसे बेहतर जगह कम होगा इस धरती पर। तो इस तरह का है ये। और तो आप करेंगे क्या, सबको तो आप रट नहीं सकते हैं, तो जितने आपको जरूरत होता है उसको आप अभ्यास करने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए जहां पर भी आ सकता है। तो आपने मूल रूप से क्या देखा छठा में? काव्य, काव्य के दोनों भेद, अर्थात काव्य में दोनों भेद, श्रव्य और दृश्य। तो सबसे पहले दृश्य और श्रव्य। दृश्य में आपने रूपक की बात की, रूपक में 10 रूपक कौन कौन जितने भी है, नाटक, प्रकरण आदि जो है, इन सबको आपने देखा। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं,
तो ये भी आप ध्यान रखिए कि किस तरह से प्रश्न बनते हैं। इसके बाद आते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं आप, तो देखते हैं पूर्वक को आपने देखा, और उसके बाद आ जाते हैं श्रव्य काव्य पर। श्रव्य काव्य में आकर के आपने जितना भी है पद्य, मुक्तक, महाकाव्य, खंड काव्य, कोश, गद्य, कथा, आख्यायिका, कुमुद, कड़भट, इनको आपने देखा। यहीं पर समाप्त होता है छठा परिच्छेद। फिर सातवें परिच्छेद में आप आते हैं। सातवां परिच्छेद जो है, इसमें दोष की चर्चा होती है। अब याद करिए काव्य प्रकाश, वहां पर भी आप आते हैं, चर्चा प्रारंभ करते हैं, जो कि सात ये छठा उल्लास, ये प्रथम उल्लास में तो आपने काव्य का लक्षण देखा था, और द्वितीय लक्षण आदि को देखा था, जैसे यहाँ पर आपने देखा। और उसके बाद द्वितीय में उसी तरह से आप जो जैसे आपने कहा था ना, तदोषु शब्दार्थो सगुणावरणकृति पुनः क्वापि, ये जो आपने, एक मिनट, ये जो आपने देखा था, तो उसी के अनुरूप आप देखते चले गए थे। तो आपने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ जो देखा। प्रथम में तो आपने देखा था जो कि ये जितने भी दिए हैं काव्य लक्षण आदि जो है, ये लक्षण आदि, यहाँ पर छठा उल्लास तक तो आपने देख लिया था। ये सातवां उल्लास जो है, वहां पर दोष की व्याख्या है। तो दोनों एक जैसे ही हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर भी आप काव्य, वहां पर भी, वहां पर क्या देखा था आपने? प्रथम में आपने काव्य के सबसे पहले मंगलाचरण आपने देखा था काव्य प्रकाश में। उसके बाद यहाँ विधेयम सब प्रयोजन आह, फिर प्रयोजन आपने देखा, फिर हेतु, लक्षण, भेद, तो आपने प्रथम में देखा था। वहां पर द्वितीय में आपने चूंकि कहा गया था तद शब्दार्थ, तो शब्द अर्थ को देखा द्वितीय में, अर्थ व्यंजन आ जा रही है। फिर चतुर्थ, पंचम और षष्ठ में काव्य का भेद जो अपने प्रथम में देखा था, उसी को एक्सपेंड किया गया था। फिर गुणीभूत व्यंग्य, अर्थात चतुर्थ में ध्वनि, पंचम में गुणीभूत व्यंग्य, और छठे में ये चित्र काव्य। अब सातवें में वहां भी है रस दोष, यहाँ भी है सातवें परिच्छेद में रस दोष, ध्यान रखिएगा। अर्थात दोष जो है, दोष वहां भी छठे सातवें में है, यहाँ भी सातवें में। अंतर क्या क्या आया था? यहाँ पर प्रथम में काव्य लक्षण आदि था, द्वितीय में चर्चा प्रारंभ हुआ था वाक्य, तृतीय में रस, चतुर्थ में किया था काव्य, वाक्य, सॉरी काव्य, ठीक। पंचम में काव्य भेद विस्तार में, और पंचम में जो आपने चर्चा किया था, पंचम में आपने चर्चा किया था, ये व्यंजना को लेकर के मूल रूप से किया था। पंचम में व्यंजना के स्वरूप को देखा था, चतुर्थ में काव्य के भेद को आपने देखा था। प्रथम में काव्य लक्षण आदि, द्वितीय में वाक्यात्मक वाक्य, तृतीय में रस, चतुर्थ में काव्य, पंचम में जो चतुर्थ में काव्य और काव्य के भेद जो है उनकी चर्चा आपने कर ली थी। पंचम में आकर के आपने व्यंजना के चतुर्थ में काव्य के भेद को आपने देखा था, अर्थात काव्य के भेद पूरा उसमें देखे थे। इसके बाद पंचम में आपने देखा क्या, जो कि व्यंजना का स्वरूप, ठीक। और छठे में तो मैंने बताया कि काव्य का जो भेद आ रहा है द्वितीय दृष्टि से। देखिए, चतुर्थ में जो आपने काव्य का भेद देखा, वो जैसे काव्य प्रकाश में दिखाया गया उस तरह से, और पंचम में व्यंजना को बताते हुए छठे में आकर के आपने क्या देखा है, काव्य प्रकाश में तो चतुर्थ की दृष्टि से हो गया था। यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो किस दृष्टि से हो रहा है? अब
दृश्य और श्रव्य की दृष्टि से। छठे में सातवां से फिर ट्रैक बराबर देख रहे हैं अभी आप, हालांकि और बदलेगा अभी। सातवें में वहां भी वहां भी दोष प्रकरण है, यहां भी आप दोष प्रकरण देख रहे हैं, वहां भी रस दोष आदि को आप देखते हैं, और यहां भी आप दोष को देख रहे हैं, सातवां जो परिच्छेद है उसमें। अब क्या क्या है, क्या क्या इसमें आप देखिए, जो कि दोष क्या है, फिर दोष का स्वरूप बताते हुए, दोष का गुण जो है, इन सब की चर्चा करते हुए समग्र रूप से केवल दोष की ही चर्चा आप देखते हैं, भिन्न भिन्न रूपों में आप दोष की चर्चा देख। उसके बाद आठवां जो परिच्छेद है, उसमें आप देखते हैं गुण की चर्चा। काव्य प्रकाश में भी देखते हैं, आठवें में गुण की चर्चा देखते हैं, दोनों में बराबर है, यहाँ भी गुण, यहाँ भी दोष, वहां भी दोष। सातवां दोष, उसके बाद गुण, यहाँ पर सातवां दोष, आठवां गुण। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप देखते हैं क्या कहते हैं आप, जो कि आठवां परीक्षा में गुण देखते हैं, और गुण में आप जो है इनको देखते हैं गुण में, और वहां पर आप गुण जो देखते हैं उनमें एक बात ध्यान रखिएगा, वहां पर वामन का जो 10 भेद है उसका खंडन करते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आप देखते हैं जो कि ठीक है, इसके बाद हाँ, वहां पर आप वामन का जो त्रैविध्य है, वामन का जो 10 है, 10 क्या 10 गुना 20 कहिए, वहां पर जो है उनको आप वो खंडन करते हैं और 3 की स्थापना करते हैं। तो इसी तरह ये चलता है। उसके बाद नवम परिच्छेद में आते हैं, रीति की चर्चा होती है, ध्यान रखिएगा, वहां पर नवम उल्लास में शब्दालंकार की चर्चा होती है, और दसम में अर्थालंकार, यहाँ पर नवम में रीति की चर्चा होती है। और ये जो चर्चा करते हैं वहां पर आठवें में ही गुण रीति कर देते हैं वो। तो यहाँ पर रीति की चर्चा होती है नवे में, संपूर्ण में जो रीति आप देखेंगे तो जो चतुर जो है, गौड़ी, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी जो है, इसकी चर्चा की जाती है नवम में। और यहाँ पर आठवें में आपने गुण को देखा था, वहां पर गुण और रीति दोनों को एक साथ कर लेते हैं। इसमें दसम में संपूर्ण अलंकार की चर्चा करते हैं, वहां पर दसम में अर्थालंकार मात्र की चर्चा करते हैं, क्योंकि शब्दालंकार की चर्चा तो उन्होंने किस में कर दी थी, नवम में कर दी। तो इस तरह से काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण दोनों को आप कंपेयर करते हुए आपने देखा। ये केवल आउटलाइन इससे कि आपको आगे जो हम शब्दशः देखेंगे ग्रंथ को, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन ना हो, कहाँ का मटेरियल कहाँ पर है, कहाँ पर विषय वस्तु कहाँ पर है, ये आप आराम से समझ सकें। इस कारण से फिर अगली कक्षा में हम प्रारंभ करेंगे ग्रंथ एक एक करके, जो कि जो है उसको थोड़ा त्वरित गति से ही देखेंगे, लेकिन साहित्य दर्पण संपूर्ण देखेंगे। धन्यवाद।